हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 यानी कि पृष्ठ रसायन कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि पूरा चैप्टर इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन, यानी कि पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए पहले इसके लिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक वस्तु है, जैसे कि यहाँ पर ये एक वस्तु ली गई है। ये वस्तु ठोस भी हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु है, तो यहाँ पर जो ये वस्तु है इसमें जो ये ऊपर का हिस्सा होता है इससे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सरफेस। याद रखिएगा, यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है, सरफेस, या फिर आप कह सकते हैं इसे पृष्ठ, या फिर आप बता सकते हैं सतह। तो यहाँ पर जो ये ऊपरी हिस्सा दिया गया है बाहर का, इससे हम लोग बोलते हैं सरफेस, या फिर कह सकते हैं पृष्ठ या फिर सतह। और जो यहाँ पर ये इसका बीच वाला भाग होता है इससे हम लोग बोलते हैं बल्क। याद रखिएगा, बल्क, या फिर इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थूल। तो इसमें जो ये ऊपरी हिस्सा है यानी कि बाहरी सतह, तो इस रसायन के अंतर्गत हम लोग जो है यहाँ पर बाहरी सतह का अध्ययन करेंगे। या फिर आप बता सकते हैं इसमें कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है ठोस पदार्थों के पृष्ठों की प्रकृति, जो ठोस पदार्थ है उसका जो ये पृष्ठ दिया गया है उसकी प्रकृति एवं उस पृष्ठ पर घटित होने वाली भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का जो है विश्लेषण किया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ रसायन। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको बता दिया गया कि पृष्ठ किसे कहते हैं। यहाँ पर तो वही बताया गया इसमें कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों के पृष्ठों यानी कि इसकी सतह की प्रकृति एवं उन पर घटित होने वाली भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का जो विश्लेषण किया जाता है वो पृष्ठ रसायन कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों के पृष्ठों की प्रकृति एवं उन पर घटित होने वाले भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का विश्लेषण किया जाता है पृष्ठ रसायन कहलाती है। अब इसमें एक और मुख्य टॉपिक है, ध्यान दीजिए। तो इस चैप्टर का सबसे मुख्य टॉपिक है अधिशोषण। याद रखिएगा, अधिशोषण। तो अधिशोषण क्या होता है, अब इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया कि ये कोई वस्तु है, तो यहाँ पर ये वस्तु है। जब कोई बाहरी कण या फिर कह सकते हैं कोई पदार्थ इस पर आकर चिपक जाता है, यानी कि इसके ऊपर आकर जो है एकत्रित हो जाता है इस प्रकार से, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एकत्रित किया जा रहा है। तो जब भी किसी वस्तु या फिर ठोस के ऊपर कोई कण या फिर पदार्थ जो है इस प्रकार से आकर बाहरी सतह पर उसकी चिपक जाता है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर एकत्रित हो जाता है, या फिर कह सकते हैं संग्रहित हो जाता है। तो इस प्रकार से जब कोई बाहरी कण जो है वो किसी पदार्थ जो होता है वो द्रव पदार्थ भी हो सकता है और ठोस पदार्थ भी हो सकता है। तो जब किसी द्रव पदार्थ या फिर ठोस पदार्थ के ऊपर जो है कोई बाहरी अणु जो है वो आकर्षित होकर उस सतह पर संग्रहित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है या फिर चिपक जाता है, तो ये घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण। याद रखिएगा यहाँ पर। तो आपको इसमें बताया गया कि जैसे ये ठोस पदार्थ है, जरूरी नहीं कि ठोस हो, ये द्रव पदार्थ भी हो सकता है। तो जब किसी ठोस पदार्थ या फिर द्रव पदार्थ के ऊपर कोई बाहरी कण या फिर अणु जो है उस पर आकर संग्रहित हो जाता है, और इसमें याद रखिएगा केवल उसकी सतह पर, सतह भी आपको बताया गया यानी कि पृष्ठ पर, तो जब उसके पृष्ठ पर आकर एकत्रित हो जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण। तो इसमें याद रखिएगा ये सतह पर ही एकत्रित होना चाहिए। अगर कोई पदार्थ जो है इसके मध्य में चला गया यानी कि अंदर चला गया तो वो क्रिया अधिशोषण ना होकर उससे हम लोग बोलते हैं अवशोषण। याद रखिएगा यहाँ पर। फिर वो क्रिया क्या होती है, अवशोषण, जब कोई पदार्थ इसके मध्य में यानी कि इसके अंदर तक चला जाता है, और जब कोई इसके बाहरी सतह पर आकर चिपक जाता है तो वो घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण, और जब इसके अंदर चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, अवशोषण। तो अधिशोषण की क्रिया जो है ये ठोस पदार्थ या फिर द्रव पदार्थ की केवल सतह पर होती है, और यह प्रक्रम जो होता है वो तेजी से होता है, यानी कि यह एक प्रकार का तीव्र प्रक्रम होता है। और अधिशोषण प्रक्रम में जो है ठोस पदार्थ
जिस पर अवशोषित होता है, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पदार्थ आपको बताया गया था, तो इसके ऊपर ये पदार्थ आकर यहाँ पर चिपक रहा है। तो जिस पदार्थ के ऊपर चिपक रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषक। याद रखिएगा यहाँ पर ये पदार्थ कहलाएगा यहाँ पर अधिशोषक। जो आपको पदार्थ दिया गया है यानी कि जिसकी सतह पर ये अणु यानी कि आकर चिपक रहे हैं, तो ये जो पदार्थ दिया गया था आपको ये यहाँ पर कहलाता है अधिशोषक। और जो ये अणु यानी कि जो ये बाहर आकर इस प्रकार से संग्रहित हो रहे हैं या चिपक रहे हैं ये कहलाते हैं अधिशोष्य। जो बाहर से आकर चिपकते हैं इस पर यानी कि संग्रहित होते हैं ये कहलाते हैं अधिशोष्य, और जिस पर चिपकते हैं वो पदार्थ कहलाता है अधिशोषक। तो इसमें ये याद रखना है आपको। तो अब इसमें ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि जब भी किसी ठोस पदार्थ यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिया गया है, तो जब किसी ठोस पदार्थ या फिर द्रव पदार्थ की सतह पर, सतह का मतलब आपको बताया गया कि जैसे यहाँ पर ये कोई ठोस पदार्थ लिया गया है और इस ठोस पदार्थ की सतह पर जो है कोई अणु आकर संग्रहित हो जाता है, इसके पृष्ठ पर जो है आकर एकत्रित हो जाता है। तो एकत्रित होने की जो घटना है ये घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। और यहाँ पर जिसके ऊपर ये अणु आकर चिपक रहे हैं यानी कि ये जो ठोस पदार्थ लिया गया था ये ठोस पदार्थ कहलाता है अधिशोषक। याद रखना है आपको, ये ठोस पदार्थ यहाँ पर अधिशोषक होता है। और जो बाहरी अणु यानी कि जो कण आकर इस पर चिपकते हैं ये कण यहाँ पर कहलाते हैं अधिशोष्य। तो जो बाहरी पदार्थ यानी कि जो कण आकर उस पर संग्रहित होते हैं उन्हें बोला जाता है अधिशोष्य, और जिस पर अवशोषित होते हैं यानी कि यहाँ पर वो पदार्थ कहलाता है अधिशोषक। तो अब ध्यान दीजिए इसमें, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि ठोस पदार्थों या द्रव पदार्थों की सतह पर अणुओं का आकर्षित होना यानी कि जो बाहरी अणु आकर उसकी सतह पर आकर्षित होते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया कि ठोस पदार्थों या फिर द्रव पदार्थों की सतह पर अणुओं का आकर्षित होना तथा पृष्ठ पर संग्रहित हो जाना यानी कि उसके पृष्ठ यानी कि सतह पर आकर जो है वो एकत्रित हो जाते हैं यानी कि चिपक जाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि आकर्षित होना तथा पृष्ठ पर संग्रहित हो जाना अधिशोषण कहलाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण। फिर आगे बताया गया इसमें कि अधिशोषण एक सतही तथा तीव्र प्रक्रम है, यानी कि अधिशोषण की जो घटना है वो सतह पर होती है यानी कि पृष्ठ पर होती है और यह तीव्र प्रक्रम है। इसके अलावा अधिशोषण प्रक्रम में वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण होता है यानी कि जिस पर बाहरी कण आकर चिपकते हैं वह पदार्थ जो है यहाँ पर क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है। वही यहाँ पे दिया गया है कि अधिशोषण प्रक्रम में वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण होता है वह अधिशोषक कहलाता है, जबकि अधिशोषित पदार्थ यानी कि जो बाहर से आकर उस पर चिपकता है यानी कि जैसे कि वो गैस भी हो सकती है अथवा द्रव भी हो सकता है। तो वही बताया गया कि जबकि अधिशोषित पदार्थ जो है वो अधिशोष्य कहलाता है। तो ये मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है, जिस पर आके संग्रहित होते हैं वो अधिशोषक और जो पदार्थ आकर बाहर से एकत्रित होते हैं यानी कि संग्रहित होते हैं वो अधिशोष्य कहलाते हैं। इसके बाद अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इसमें याद रखिएगा। पहला होता है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण। इसके अलावा जो दूसरा होता है उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो एक होता है भौतिक अधिशोषण और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर होता है रासायनिक अधिशोषण। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी आपको इसमें बताया गया था कि जो ठोस पदार्थ होता है यानी कि जो पदार्थ होता है जिसके ऊपर आकर अणु चिपकते हैं वो यहाँ पर होता है अधिशोषक। तो इस अधिशोषक के ऊपर जो अणु आकर इसकी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं यानी कि संग्रहित हो जाते हैं ये यहाँ पर कहलाते हैं अधिशोष्य। तो यहाँ पर ये अधिशोषक और अधिशोष्य इन दोनों के बीच में जो है एक बल कार्य करता है यानी कि ये एक बल के द्वारा जो है जुड़े होते हैं, और ये जिस बल द्वारा यहाँ पर जुड़े होते हैं उस बल को यहाँ पर बोला जाता है वांडर वाल्स बल। याद रखिएगा, यहाँ पर इस बल को बोलते हैं वांडर वाल्स बल। तो इस बल के द्वारा अधिशोष्य और अधिशोषक जो होते हैं वो संबंधित होते हैं, और यहाँ पर ये बल जो होता है एक प्रकार का कमजोर बल कह सकते हैं आप इसे, यानी कि ये बहुत ही नाजुक बल होता है। तो यहाँ पर अधिशोष्य और जो अधिशोषक होते हैं वो एक दुर्बल बल यानी कि वांडर वाल्स बल द्वारा
संबंधित होते हैं। दुर्बल बल का मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी कार के ऊपर जो है मिट्टी चिपक जाए, तो जो कार के ऊपर आकर मिट्टी चिपक जाती है तो अगर उस पर हाथ आप ऐसे मार देंगे तो वो पूरी गाड़ी वहाँ पर साफ हो जाती है, यानी कि जो धूल के कण होते हैं वो उससे साफ हो जाते हैं। तो धूल के कण जो होते हैं वो कार पर चिपके होते हैं पहले, लेकिन वो चिपके होते हैं किस बल के द्वारा? एक प्रकार से आप कह सकते हैं वहाँ पर वान डर वाल्स बल के द्वारा। यहाँ पर याद रखिएगा ये वान डर वाल है, यहाँ पर रा होता है, तो ये वान डर वाल बल के द्वारा जो है संबंधित होते हैं। तो कार जो है हाथ मारने से साफ हो जाती है। इसका मतलब वहाँ पर जो धूल के कण उस कार से संबंधित होते हैं वो बहुत ही दुर्बल यानी कि एक प्रकार से कमजोर बल द्वारा वहाँ पर बंधे होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये वान डर वाल्स बल जो होता है ये बहुत ही कमजोर होता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो होता है वो दुर्बल वान डर वाल बल होता है। इसके अलावा जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें आप याद रखिएगा यहाँ पर जो अधिशोषक होता है यानी कि जो पदार्थ लिया गया है जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अधिशोषक, तो इसके ऊपर जो पदार्थ आकर चिपकता है यानी कि संग्रहित होता है वो एक रासायनिक बंध के द्वारा यानी कि इसके साथ रासायनिक क्रिया करके एक रासायनिक बंध बना लेता है। और जब ये रासायनिक बंध बना लेता है तो इस प्रकार जो बल बनता है यहाँ पर यानी कि जिस बल द्वारा जुड़ते हैं ये बहुत ही मजबूत होता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई धातु ले ली जाए, जैसे कि धातु यहाँ पर ले ली गई मान लीजिए एल्यूमिनियम, और इस धातु की सतह पर जो है यहाँ पर अधिशोषक यानी कि ऑक्सीजन गैस आके यहाँ पर चिपक जाती है। तो यहाँ पर Al यानी कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन इन दोनों की क्रिया से यहाँ पर ऑक्साइड बनेंगे, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें बनेगा Al2O3। तो यहाँ पर बनता है ऑक्साइड और इनके बीच में एक रासायनिक बंध बन जाता है और ये रासायनिक बंध जो होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, यानी कि इनके मध्य जो बल होता है वो रासायनिक आबंध के द्वारा यहाँ पर ये जुड़ते हैं, इसलिए ये बहुत ही मजबूत होते हैं। और इसमें याद रखिएगा आप कि धातु की सतह पर जब ऑक्सीजन के अणु यानी कि ऑक्सीजन गैस आती है तो वहां से क्या निर्माण होता है? ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य जो है उपस्थित आकर्षण बल प्रबल रासायनिक आबंध के तुल्य होते हैं, यानी कि रासायनिक आबंध के बराबर होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इसमें, तो वही यहाँ पे दिया गया है भौतिक अधिशोषण कि इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल दुर्बल वान डर वाल्स बल होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये बल जो होते हैं अत्यंत दुर्बल होते हैं। इसके बाद अगला है रासायनिक अधिशोषण। इसमें दिया गया है कि इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल प्रबल रासायनिक आबंध के तुल्य होते हैं, यानी कि प्रबल रासायनिक आबंध के बराबर होते हैं। टॉपिक है अधिशोषण समतापी, यानी कि अधिशोषण समतापी क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताया गया था पहले अधिशोषण के बारे में बताया गया था इसमें कि इसमें अधिशोषक जो होता है यानी कि अधिशोषक के लिए बताया गया था यहाँ पर कोई ठोस भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये अधिशोषक होता है और इस अधिशोषक के ऊपर जो पदार्थ आके बाहर से चिपकता है यहाँ पर इसके ऊपर एकत्रित हो जाता है इस प्रकार से, तो ये पदार्थ कहलाता है अधिशोष्य। ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पर बताया गया था। तो ये घटना कहलाती थी अधिशोषण। याद रखिएगा कि जब कोई अधिशोष्य जो है वो अधिशोषक पर आके चिपकता है यानी कि एकत्रित होता है तो ये घटना कहलाती थी अधिशोषण। और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो अधिशोषक होता है वो एक ठोस होना चाहिए। याद रखिएगा आप यहाँ पर कि जो अधिशोषक है वो सदैव एक ठोस होना चाहिए और जो अधिशोष्य है यानी कि जो बाहर से आके एकत्रित होगा या इस पे चिपकेगा ये सदैव यहाँ पर गैस होना चाहिए। तो ये अधिशोषण समतापी के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि अधिशोष्य गैस होगी और इसके अलावा जो अधिशोषक होगा वो ठोस होगा। और इसके अलावा एक मुख्य बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस कंडीशन में इसका ताप जो होगा वो सदैव नियत होना चाहिए, यानी कि ये पूरी घटना नियत ताप पर होती है। तो इसमें याद रखिएगा अधिशोष्य गैस है, अधिशोषक जो होता है वो ठोस होता है। और यहाँ पर जो ये अधिशोष्य होता है जब ये अधिशोषक पर आकर चिपकता है
तो यहाँ पर जब अधिशोष्य इस पर आके चिपकेगा यानी कि उस पर एकत्रित होगा तो वो अधिशोषक पर जो है क्या आरोपित करता है, यहाँ पर दाब। याद रखिएगा, यहाँ पर अधिशोष्य जो है वो अधिशोषक पर आके चिपकता है तो उस समय उस पर वो आरोपित करता है दाब। और इस पूरी घटना में केवल आपको ये याद रखना है, इसमें बदल क्या नहीं रहा था, आपका ताप, यानी कि ताप जो होता है वो सदैव इस कंडीशन में नियत रहता है, ये आपको याद रखना है। तो अब इसमें हम लोगों को ये याद रखना है कि जो गैस आके इस पर एकत्रित हो रही है यानी कि इस पर चिपक रही है, तो अगर हम लोग उसके दाब में परिवर्तन करते हैं तो उस समय अधिशोषण में यानी कि अधिशोष्य में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अधिशोषण समतापी जो है वो एक प्रयोग है और इस प्रयोग को जो है फ्रेंडलिक ने किया था। याद रखिएगा, यहाँ पर अधिशोषण समतापी जो है वो एक प्रयोग है और इसे किसने किया था, फ्रेंडलिक ने। तो इन्होंने इसके लिए एक समीकरण दिया था। तो पहले आप इस समीकरण को समझिए, फिर आपको अधिशोषण समतापी आसानी से समझ में आएगा। तो इसके लिए फ्रेंडलिक ने समीकरण दिया था यहाँ में कि x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिया गया था ये फ्रेंडलिक ने दिया था। तो यहाँ पर अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर x/m इससे हम लोग बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा। याद रखिएगा, यहाँ पर x/m का मतलब होता है अधिशोषण की मात्रा। अगर आप यहाँ पर समझे तो यक्ष जो है यहाँ पर ये जो गैस की जितनी मात्रा इस पर आके अधिशोषित हो रही है इसे बोलते हैं हम लोग यक्ष। इसके अलावा जो m होता है वो यहाँ पर अधिशोषक की मात्रा यानी कि जिस पर आके ये गैस चिपक रही है। तो यहाँ पर m अधिशोषक की मात्रा यानी कि अधिशोषक का द्रव्यमान और x जो होता है यानी कि जितनी गैस आकर इस पर चिपक रही है उसकी मात्रा है। तो यहाँ पर x/m को हम लोग बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा। तो यहाँ पर ये अधिशोषण की मात्रा है। इसके अलावा p जो होता है वो दाब। अभी आपको बताया गया था कि जब गैस इस पर आके अधिशोषित होगी तो वो इस पर दाब आरोपित करती है। तो यहाँ पर ये p जो होगा वो दाब होगा और n जो दिया गया है वो यहाँ पर एक नियतांक होता है। ये याद रखिएगा, n यहाँ पर एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये आपको याद रखना है कि n यहाँ पर क्या होगा, नियतांक। बाकी आपको बताया गया कि x/m अधिशोषण की मात्रा, p यहाँ पर दाब है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिया गया है आपको यानी कि यही संबंध जो है अधिशोषण समतापी कहलाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बता सकते हैं इसमें कि एक गणितीय समीकरण यानी कि ये समीकरण जो है गणित के रूप में होता है। तो आप बता सकते हैं कि एक गणितीय समीकरण जो किसी निश्चित ताप, आपको ताप के बारे में पहले ही बताया गया कि ताप सदैव इसमें नियत रहेगा। तो एक गणितीय समीकरण जो किसी निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब यानी कि जो गैस इस पर आके अधिशोषित हो रही है उसके दाब, तो वही यहाँ पर याद रखना है कि गैसीय अधिशोष्य के दाब यानी कि P एवं अधिशोषण की मात्रा यानी कि x/m यहाँ पर बताया गया आपको के बीच के संबंध को बताती है। तो यहाँ पर यही समीकरण जो है वो अधिशोषण समतापी कहलाता है। तो अगर आप इसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, एक गणितीय समीकरण जो किसी निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब यानी कि P एवं अधिशोषण की मात्रा x/m के बीच संबंध बताती है अधिशोषण समतापी कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिया गया है यही समीकरण जो है ये अधिशोषण समतापी कहलाता है। तो अब ध्यान दीजिए आप, तो वही यहाँ पे परिभाषा में लिखा गया है कि एक गणितीय समीकरण जो किसी निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब यानी कि P एवं अधिशोषण की मात्रा के बीच के संबंध को बताती है अधिशोषण समतापी कहलाती है। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि गणितीय समीकरण जो किसी निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब यानी कि P एवं अधिशोषण की मात्रा यानी कि x/m बता सकते हैं के बीच के संबंध को बताती है अधिशोषण समतापी कहलाती है। और अधिशोषण की मात्रा को अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान को यहाँ पर क्या मान के चलना है, इकाई यानी कि 1। तो वह लिखा गया है कि अधिशोषण की मात्रा को अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित अधिशोष्य के द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है अधिशोषण की मात्रा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अधिशोषण की मात्रा x/m। तो यही अधिशोषण की मात्रा यानी कि x/m और यहाँ पर P यानी कि गैसीय अधिशोष्य का दाब, इन दोनों के संबंध को बताने वाली जो समीकरण है इसे ही हम लोग अधिशोषण समतापी कहते हैं।
और इस समीकरण का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ तैयार करेंगे, यानी कि एक वक्र तैयार करेंगे। तो आप उस वक्र के माध्यम से भी इसे आप परिभाषित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें आप ये बता सकते हैं कि अधिशोषक द्वारा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका अधिशोषक है, तो अधिशोषक द्वारा अवशोषित गैस, यानी कि जो गैस इस पर आके अवशोषित हो रही है, यानी कि ऊपर आके यहाँ पर एकत्रित हो रही है, यानी कि चिपक रही है, तो वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिशोषक द्वारा और अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर, यहाँ पर ताप क्या होगा आपका, स्थिर होगा। तो वही इसमें आपको बताना है कि अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर जो है दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो वही आपको याद रखना है, यहाँ पर इस समीकरण के द्वारा हम लोग एक वक्र यानी कि एक ग्राफ बनाएंगे, तो उसके माध्यम से भी आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन जो है एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यह उन अधिशोषणों पर लागू होता है जहां अधिशोषण के पृष्ठ पर जो है अधिशोष से एक आणविक परत बना लेता है। तो जहां पर अधिशोष से, यानी कि जैसे यहाँ पर गैस लिया गया अधिशोष से, तो जहां पर अधिशोष से जो होता है वो एक आणविक परत बना लेता है, वहां पर जो है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का नियम लागू होता है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण आपको बताया गया है, अब ध्यान दीजिए इसमें, इससे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x/m बराबर, यानी कि जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है k, इसके बाद p की पावर 1/n। तो इस प्रकार से भी आप इस समीकरण को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर k एक नियतांक है, n भी एक नियतांक है। इसके अलावा x आपको बताया गया है कि अधिशोष्य गैस की मात्रा यहाँ पर, और m यहाँ पर अधिशोषक यानी कि जो ठोस लिया गया है उसकी मात्रा यहाँ पर आप बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें 3 स्थितियां होती हैं। जैसे यहाँ पर पहली स्थिति है निम्न दाब, यानी कि जिस समय दाब यहाँ पर कम है, तो निम्न दाब की स्थिति में जो यहाँ पर 1/n होता है इसका मान सदैव 1 होता है, याद रखना है। यानी कि जिस समय दाब कम होता है यानी कि न्यूनतम होता है, उस समय 1/n का मान 1 होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम 1/n की जगह पे 1 का प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र इस प्रकार से आएगा x/m बराबर k, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा p, 1/n का मतलब पावर में 1, तो p की पावर 1 का मतलब p। तो ये समीकरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यही हम लोग इसमें मान रखेंगे तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं x/m प्रोपोर्शनल टू p, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि जिस समय दाब जो होगा न्यूनतम होगा यानी कि निम्न होगा। इसके बाद दूसरी स्थिति होती है इसमें मध्यम दाब की। पहला दाब है निम्न, इसके बाद दूसरी स्थिति में यहाँ पर दाब जो होगा वो मध्यम होगा। और मध्यम दाब के लिए समीकरण सेम वही होता है जो अभी आपको बताया गया था, यानी कि x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, या फिर इसे लिख सकते हैं आप x/m यहाँ पर बराबर नियतांक आ जाएगा k, फिर p की पावर 1/ यहाँ पर n। तो ये याद रखना है, मध्यम दाब के लिए समीकरण सेम वही होता है जो आपको बताया गया था अभी, लेकिन इसमें आपको कंडीशन यहाँ पर याद रखनी है कि इसमें जो 1/n होता है इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। याद रखिएगा, निम्न दाब में 1/n का मान 1 होता है, लेकिन जो मध्यम दाब होता है उसके लिए यहाँ पर इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसके बाद तीसरी स्थिति है उच्च दाब की, यानी कि जिस समय दाब जो है वो सबसे अधिक है, तो यहाँ पर उच्च दाब, और उच्च दाब की स्थिति में जो 1/n होता है, इस 1/n का मान होता है 0। तो अब 1/n 0 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब हम लोग इसमें मान रखेंगे तो ये आएगा x/m यहाँ पर बराबर, इसके बाद k, फिर p की पावर 1/n, तो p की पावर 1/n का मान 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे x/m बराबर p की पावर 0, इसका मतलब इसका मान 1, तो यहाँ पर आ जाएगा k इस प्रकार से। या फिर आप यहाँ पर आप बता सकते हैं कि x/m जो होगा यहाँ पर नियत हो जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर p की पावर 0 हो गई। तो अब इस समय यहाँ पर जो अधिशोषण की मात्रा होगी वो नियत हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस समय दाब कम है उस समय वहाँ पर
ध्यान दीजिए x/m यानी कि अधिशोषण की मात्रा जो है वो दाब पर निर्भर कर रही है। जैसे जैसे यहाँ पर दाब बढ़ाते जाएंगे अधिशोषण की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर दाब का मान कम होता जाएगा तो अधिशोषण की मात्रा का मान भी कम होता जाएगा। और मध्यम दाब की स्थिति में आपको वही फार्मूला यूज करना जो बताया गया था, और उच्च दाब के लिए 1/n आपको बताया गया 0। तो इस स्थिति में जो अधिशोषण की मात्रा होती है यानी कि उच्च दाब की स्थिति में वो नियत हो जाती है, यानी कि फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्रदर्शित करें तो अब इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्राफ में यहाँ पर ये y अक्ष लेते हैं हम लोग और ये लेते हैं x अक्ष, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस अक्ष पर हम लोग लेंगे यहाँ पर दाब, और इस अक्ष पर अधिशोषण की मात्रा यानी कि x/m यहाँ पर लेना है आपको, और इस दिशा में आपको यहाँ पर लेना है दाब यानी कि P। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर P की दिशा ऐसे दिखाई गई नहीं कि दाब, तो आप यहाँ से जब इस दिशा में जाएंगे, ध्यान दीजिए जब दिशा ऐसे होगी तो इस समय आगे की ओर जाने पर इसका मतलब दाब बढ़ रहा है, और जब आप ऊपर की ओर यानी कि ऐसे जाएंगे तो इसका मतलब x/m बढ़ रहा है। x/m का मतलब यहाँ पर अधिशोषण की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। तो अब अगर इसके लिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्रदर्शित करेंगे तो अब ध्यान दीजिए इसमें आप यहाँ पर जो पहली कंडीशन बताई गई थी आपको निम्न दाब की, तो निम्न दाब की स्थिति में आपको बताया गया था कि 1/n जो होता है इसका मान कितना होता है 1, और उस समय जो अधिशोषण की मात्रा यानी कि x/m है वो किस पर निर्भर कर रही थी, दाब पर, यानी कि उसके समानुपाती है। तो समानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज जो है उसी के अनुपात में बढ़ती है, यानी कि दाब इसमें जिस प्रकार से बढ़ेगा उसी अनुपात में यहाँ पर x/m यानी कि अधिशोषण की मात्रा भी सेम उसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ेगी। अगर यहाँ पर हम लोग दाब का मान बढ़ा के 2 कर देंगे तो x/m यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका मान अगर हम लोग 4 कर देंगे तो x/m 4 पर हो जाएगा, यानी कि x/m जो अधिशोषण की मात्रा है वो दाब पर निर्भर कर रही है। तो जिस अनुपात में हम लोग दाब बढ़ाएंगे उसी अनुपात में x/m भी बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पर ये समानुपाती है तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्रदर्शित करेंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके लिए ग्राफ इस प्रकार से बनेगा सेम, यानी कि एक सरल रेखा के रूप में जिस अनुपात में दाब बढ़ रहा था उसी अनुपात में x/m यानी कि अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर ये एक सरल रेखा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो ये ग्राफ जो आया है यहाँ पर x/m प्रोपोर्शनल टू p इसके लिए खींचा गया है, यानी कि निम्न दाब के लिए। और निम्न दाब की स्थिति में दाब आपका यहाँ पर कम मान के चलना है। इसके बाद मध्यम दाब यानी कि मध्यम दाब की स्थिति के लिए आ जाइए, तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर बताया गया था कि x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n इसकी पावर पर निर्भर कर रहा है। इसलिए अब यहाँ पर इसके लिए ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मध्यम वर्ग यानी कि x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n के अनुसार हो गया। तो यहाँ पर इस स्थिति में दाब जो होगा वो मध्यम होगा। यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर दाब आपका कैसा था, निम्न, इस स्थिति में दाब हो गया यहाँ पर मध्यम। अब इसके बाद जो तीसरी कंडीशन थी उच्च दाब की, और उच्च दाब की कंडीशन में आपको बताया गया है कि x/m जो होता है वो नियत होता है, यानी कि आप दाब जब उच्च कर देंगे यानी कि दाब को जब बढ़ा देंगे तो उस समय x/m यानी कि अधिशोषण की मात्रा जो है वो नियत हो जाती है। नियत का मतलब स्थिर हो जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इसके लिए यहाँ पर अगर ग्राफ प्रदर्शित करेंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप दाब चाहे जितना बढ़ाएंगे, इसके बाद अगर आप दाब बढ़ाते जाएंगे उच्च दाब पर तो इसके बाद अब यहाँ पर जो x/m है इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर भी ये एक सरल रेखा के रूप में इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो ये बढ़ेगा और ना ही घटेगा। घटने का मतलब x/m का ग्राफ नीचे की ओर है और बढ़ने का मतलब x/m का ग्राफ ऊपर की ओर जाए, लेकिन ये ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x/m जो है वो क्या हो गया, नियत हो गया, यानी कि स्थिर हो गया। तो ये यहाँ पर कंडीशन उच्च दाब की है, यानी कि x/m का मान नियत है, यानी कि k के बराबर है। तो इस प्रकार जो ये ग्राफ यानी कि जो वक्र बनता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंडलिक समतापी वक्र। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इससे बोलते हैं हम लोग फ्रेंडलिक समतापी वक्र, या फिर आप बोल सकते हैं ग्राफ। तो यहाँ पर इसी ग्राफ के माध्यम से हम लोग अधिशोषण समतापी को व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरक क्या होता है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर उत्प्रेरक के लिए, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कोई अभिक्रिया है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है इसमें
एक अभिक्रिया लेते हैं हम लोग, जिसमें यहाँ पर अभिकारक मान लेते हैं ए है और दूसरा अभिकारक बी। इन दोनों की क्रिया से यहाँ पर बनता है सी, यानी कि उत्पाद। तो यहाँ पर ये दोनों अभिकारक ए और बी हैं, इससे उत्पाद आपका बना है सी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो अभिक्रिया हुई है, इस अभिक्रिया की दर, या फिर कह सकते हैं अभिक्रिया की दर या फिर वेग। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया हुई है, इसका वेग यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस अभिक्रिया का वेग यहाँ पर है 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया है इतना कि ये जो अभिक्रिया हुई है यहाँ पर, यानी कि A प्लस B, इससे क्या बना है आपका उत्पाद C। तो ये अभिक्रिया जो यहाँ पर हुई है, इस अभिक्रिया का वेग हम लोगों ने मान लिया कि 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पदार्थ इसमें मिलाया गया, यानी कि D। तो यहाँ पर जब हम लोग इस पदार्थ D को मिलाते हैं इसमें, तो D मिलाने पर इस अभिक्रिया का वेग जो है, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये हो गया है 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ध्यान दीजिए, पहले A प्लस B की अभिक्रिया से उत्पाद बन रहा था C, और उस समय अभिक्रिया की दर यानी कि वेग था 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये माना गया था कि इतना था। जब इसमें हम लोगों ने पदार्थ D मिलाया, तो उस समय यहाँ पर ध्यान दीजिए वेग कितना हो गया, 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पदार्थ को मिलाने से इस अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, और ये आवश्यक नहीं कि बढ़ जाए, वेग घट भी सकता था, यानी कि हो सकता है वेग और कम हो जाता है। यहाँ पर वेग जो होता है ये इतना हो जाता है, यानी कि 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो घट जाए या फिर बढ़ जाए, लेकिन जो आपने पदार्थ मिलाया है D, ये अभिक्रिया समाप्त होने के बाद भी सेम उसी प्रकार से बना रहे, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर अगर कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया गया है जिससे यहाँ पर अभिक्रिया का वेग जो है वो परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित का मतलब या तो बढ़ जाए या फिर घट जाए, लेकिन जो पदार्थ आपने मिलाया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए अभिक्रिया के अंत में, यानी कि वो पदार्थ जो है वो स्वयं अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ये घटना जो है क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। याद रखिएगा, ये पूरी घटना कहलाती है उत्प्रेरण। और इस घटना में जो पदार्थ मिलाया गया है यानी कि D, इससे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर उत्प्रेरक। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप इसमें बता सकते हैं कि किसी पदार्थ की उपस्थिति में, यानी कि जो पदार्थ हमने D लिया था, तो इस पदार्थ की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो परिवर्तित हो जाए। वेग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने पहले माना था 2, और जब ये पदार्थ मिलाया गया तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि या तो 5 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा, यानी कि वेग परिवर्तित हो जाएगा, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो वही याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग जो है परिवर्तित हो जाए, परंतु जो पदार्थ था यानी कि वो स्वयं अपरिवर्तित रहे, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ये घटना जो है उत्प्रेरण कहलाती है, और इस घटना में जो पदार्थ हम लोग यूज करते हैं उससे बोलते हैं उत्प्रेरक। तो अब इसमें आपको याद रखना है, जिस पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग जो है वो परिवर्तित हो जाता है, किंतु जो पदार्थ है वो स्वयं अपरिवर्तित रहता है, तो ये घटना जो है उत्प्रेरण कहलाती है, और इसमें जो पदार्थ यूज किया गया है वो पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है। तो अब ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा। तो वही यहाँ पे दिया गया कि किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहता है, तो इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं, एवं उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग उदाहरण लेते हैं एक, ध्यान दीजिए यहाँ पर उदाहरण में हम लोग हैबर प्रक्रम का यूज करते हैं। हैबर प्रक्रम आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हैबर प्रक्रम में बताया गया था कि जो नाइट्रोजन है उसकी क्रिया जब हम लोग हाइड्रोजन से कराते हैं तो वहाँ पर बनता है अमोनिया, यानी कि NH3। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया हुई, और इस अभिक्रिया में हम लोग उत्प्रेरक यूज करते हैं Fe, यानी कि आयरन आप बोल सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से यूज किया जाता है यहाँ पर, और इसके साथ यहाँ पर मॉलिब्डेनम इस प्रकार यूज करते हैं। तो यहाँ पर N2 और H2 ये दोनों अभिकारक हैं और NH3 ये उत्पाद है, और इस अभिक्रिया में आपका उत्प्रेरक यहाँ पर यूज हुआ है Fe और ये MO यानी कि मॉलिब्डेनम और आयरन। तो यहाँ पर ये जो उत्प्रेरक यूज हुआ है ये इस अभिक्रिया के वेग को
परिवर्तित कर देते हैं, किंतु ये दोनों जो है स्वयं परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। अब इसमें आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है। तो जैसा कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि जब हम लोग ये पदार्थ मिलाते हैं तो उस समय अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी कि कोई पदार्थ मिलाने पर हो सकता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए और कोई दूसरा पदार्थ मिलाने पर अभिक्रिया का वेग घट जाए। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि वे पदार्थ जिन्हें मिलाने पर अभिक्रिया की गति जो है बढ़ जाती है, याद रखिएगा। या फिर आप बता सकते हैं कि वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, तो जो बढ़ा देते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। याद रखिएगा, जो अभिक्रिया की गति यानी कि वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें बोला जाता है धनात्मक उत्प्रेरक। और कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जिससे अभिक्रिया की गति घट जाए यानी कि कम हो जाए, तो वो पदार्थ कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। याद रखिएगा कि वे उत्प्रेरक जिन्हें मिलाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है वो वहाँ पर कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो पदार्थ मिलाने पर अभिक्रिया का वेग यानी कि गति घट जाए उन्हें हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ध्यान दीजिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को घटाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं वो धनात्मक और जो कम कर देते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके बाद है उत्प्रेरण का वर्गीकरण, यानी कि उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला है समांगी उत्प्रेरण। तो समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, इसके लिए पहले आप उदाहरण ध्यान दीजिए तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लेते हैं SO2 और प्लस O2, ये दो यहाँ पर लिए गए हैं और इसकी क्रिया से यहाँ पर बनता है SO3। इस प्रकार से यहाँ पर SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, O2 यानी कि ऑक्सीजन और यहाँ पर SO3, इससे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, SO2 यहाँ पर गैस है, O2 भी यहाँ पर गैस है और SO3 ये भी यहाँ पर गैस है। अगर यहाँ पर हम लोग उत्प्रेरक NO का यूज करें यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी यहाँ पर गैस है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अभिकारक गैस है, उत्पाद आपका गैस है और जो उत्प्रेरक आपने यूज किया है वो भी गैस है। यानी कि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हैं। तो अब याद रखिएगा इसमें कि जब अभिकारक और इसके अलावा उत्पाद और उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में होते हैं, एक ही प्रावस्था का मतलब जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी गैस हैं तो इसका मतलब ये एक ही प्रावस्था में है। अगर यहाँ पर सभी लिक्विड होंगे तब भी एक ही प्रावस्था में होंगे, अगर सभी ठोस होंगे तो यहाँ पर सभी एक ही प्रावस्था में होंगे। तो एक ही प्रावस्था का मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर यहाँ पर ये सभी गैस हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पर होने चाहिए, यानी कि अभिकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है और यहाँ पर उत्प्रेरक भी गैस है। तो अगर ये सभी एक ही प्रावस्था में होते हैं तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक हम लोग यूज करते हैं वो कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समान प्रावस्था में होते हैं तो उत्प्रेरण जो है वो समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक समान प्रावस्था में होते हैं तो उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। और यहाँ पर चाहे तो आप इस समीकरण को संतुलित करके भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 2 से गुणा करना है और इधर भी यहाँ पर 2 से गुणा होगा, तो ये समीकरण यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। और अब इसी में आप एक पॉइंट और भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो उत्प्रेरक हम लोगों ने यूज किया था NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस, अगर इसकी जगह पे हम लोग कोई सॉलिड यूज कर देते हैं यानी कि सॉलिड उत्प्रेरक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अभिकारक आपका गैस होता, उत्पाद भी गैस होता, लेकिन उत्प्रेरक जो है यहाँ पर क्या हो जाता है सॉलिड यानी कि ठोस। तो उत्प्रेरक यहाँ पर बदल जाता, यानी कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक जो है एक ही प्रावस्था में ना हो तो वहाँ पर फिर होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो ध्यान दीजिए, तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए विषमांगी उत्प्रेरण। तो यहाँ भी इसका पहले उदाहरण ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी आपको बताया गया था SO2 यानी कि गैस, इसके बाद O2 ये भी गैस थी, इसके बाद जो उत्पाद आपका प्राप्त हुआ था यहाँ पर SO3 यानी कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तो ये तीनों गैस थे। इसको हम लोगों ने संतुलित किया था तो यहाँ पर 2 से गुणा करना था और यहाँ पर भी 2 से गुणा करना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने उत्प्रेरक यूज किया था नाइट्रस ऑक्साइड, अगर यहाँ पर हम लोग उत्प्रेरक यूज कर दें प्लेटिनम यानी कि PT, तो ये यहाँ पर एक सॉलिड है, या फिर आप कह सकते हैं V2O5
ये भी यहाँ पर सॉलिड है। तो अगर अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर दोनों अभिकारक जो है वो गैस में है, उत्पाद भी गैस है, लेकिन जो उत्प्रेरक यूज हुआ है वो सॉलिड है। ये अब की बार यहाँ पर गैस नहीं है। तो अब की बार अभिकारक और उत्प्रेरक जो है एक ही प्रावस्था में नहीं है, यानी कि दोनों की अवस्था अलग अलग है। एक गैस है और दूसरा यहाँ पर सॉलिड है। तो जब दोनों अलग अलग होते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण, यानी कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों जो है अलग अलग प्रावस्थाओं में होते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तो अब ध्यान दीजिए, वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। इसके बाद है स्व उत्प्रेरण। तो अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, पहले इसका आप उदाहरण देख लीजिए तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा जो है ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है। यहाँ पर हम लोग H2SO4 की उपस्थिति में यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि H2C2O4, तो इस ऑक्जेलिक अम्ल का जो है हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अम्लीय KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें बनता है यहाँ पर K2SO4, फिर प्लस यहाँ पर बनेगा MnSO4 और प्लस CO2 और प्लस H2O। तो यहाँ पर इस अभिकारक द्वारा यहाँ पर ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये पोटेशियम परमैंगनेट है। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल का जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण होता है यानी कि CO2 में। तो अब इसमें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका ये बना है MnSO4, इससे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मैग्नस सल्फेट। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, पहले तो इसे ध्यान दीजिए, अगर इसे हम लोग संतुलित कर दें तो संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें यहाँ पर 3 से गुणा होगा, यहाँ पर 5 से गुणा होगा, इसके अलावा इसमें यहाँ पर 2 से गुणा होगा, इसमें 10 से और इसके बाद यहाँ पर 8 से। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस समीकरण को संतुलित कर दिया। अगर आपको समीकरण संतुलित करना नहीं आता तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इसमें, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है ये पहले प्रारंभ में धीरे होती है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे होती है, और इसके बाद इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है यानी कि MnSO4, तो इसमें यहाँ पर जो Mn2+ आयन होता है, यहाँ पर ये जो मैग्नीज सल्फेट बना था इसमें Mn2+ जो होगा ये इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो है इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक यानी कि स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अभिकारक थे और यहाँ पर ये उत्पाद थे। तो यहाँ पर उत्पाद जो है ये स्वयं उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो उत्पाद था आपका ये स्वयं उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, यानी कि इसमें जो Mn है ये 2+ ये यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो अभिक्रिया का वेग यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर Mn2+ जो है ये स्व उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बना उत्पाद, जैसे कि यहाँ पर बना था मैग्नीज सल्फेट, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बना उत्पाद जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, इससे हम लोग बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में बने उत्पाद में जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्व उत्प्रेरण। तो अब ध्यान दीजिए, वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं। इसके बाद है प्रेरित उत्प्रेरण। तो इसके लिए आप उदाहरण ध्यान दीजिए, पहले प्रेरित उत्प्रेरण होता क्या है। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अभिकारक हम लोग लेते हैं Na2SO3, इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। इसके अलावा दूसरा अभिकारक लेते हैं Na2AsO3, इससे हम लोग बोलते हैं सोडियम आर्सेनाइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों अभिकारक जो है जब अलग अलग हों, यानी कि इन दोनों अभिकारकों का अलग अलग जो है वायु द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी कि जब तक ये दोनों अभिकारक अलग अलग होते हैं तब तक इन दोनों का जो है वायु द्वारा ऑक्सीकरण
नहीं होता है, यानी कि ये दोनों जो है अभिकारक क्रिया करके उत्पाद नहीं बनाते हैं। जब ये दोनों अभिकारक अलग अलग होते हैं तो ये दोनों जो है क्रिया करके उत्पाद नहीं बनाते हैं। लेकिन जब इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए Na2SO3 और फिर प्लस Na2ASO3, तो जब यहाँ पर इसे हम लोग वायु द्वारा ऑक्सीकृत कराते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि यहाँ पर बनता है Na2SO4 और प्लस Na2ASO4। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब तक ये दोनों अभिकारक अलग अलग यानी कि पृथक पृथक होते हैं तब तक इन दोनों के द्वारा कोई उत्पाद नहीं बनता है। लेकिन जब ये दोनों स्वयं मिल जाते हैं, यानी कि जब दोनों को एक साथ क्रिया कराते हैं तो इन दोनों का जो है ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि Na2SO3 का ऑक्सीकरण Na2SO4 में और Na2ASO3 का Na2ASO4 में हो जाता है। तो जब तक ये दोनों अलग अलग थे तब तक इन दोनों में कोई क्रिया नहीं हुई थी, यानी कि कोई उत्पाद नहीं बना था। तो अब आपको इसमें ये याद रखना है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक जो है इस प्रकार लिए गए हों कि दोनों अलग अलग रूप से क्रिया कारक द्वारा क्रिया करके जो है उत्पाद ना बनाते हों, यानी कि जब तक दोनों अलग अलग हैं वो क्रिया करके उत्पाद ना बनाते हों, परंतु जब दोनों को मिलाकर, यानी कि जब दोनों को मिला करके क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर जो है दोनों ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जब तक दोनों अलग अलग थे तब तक कोई उत्पाद नहीं बना था। जब दोनों को मिलाकर यहाँ पर अभिक्रिया कराई जाती है तो दोनों ही अभिकारक जो थे वो दोनों ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये घटना जो है कहलाती है प्रेरित उत्प्रेरण। याद रखिएगा, जब दो अभिकारक अलग अलग लिए गए हों तो वो दोनों क्रिया करके जो है अभिकारक यानी कि उत्पाद नहीं बनाते हैं, लेकिन जब उन दोनों को मिला करके क्रिया कराई जाती तो दोनों के दोनों अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये घटना कहलाती है यहाँ पर प्रेरित उत्प्रेरण। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये सोडियम आर्सेनाइड था, इसके अलावा यहाँ पर ये सोडियम सल्फाइड था, यानी कि सोडियम आर्सेनाइड विलयन का जो है वायु द्वारा ऑक्सीकरण ऐसे नहीं होता है, परंतु जब सोडियम सल्फाइड के साथ इसे हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ पर दोनों का दोनों जो है ऑक्सीकरण हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए परिभाषा, तो वही यहाँ पे दिया गया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक इस प्रकार लिए गए हों कि पृथक पृथक रूप से क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद न बनाते हों, यानी कि कोई उत्पाद न बनता हो जब तक वो अलग अलग हों, परंतु जब दोनों क्रिया कारकों यानी कि जब दोनों अभिकारकों को मिलाकर क्रिया कराई जाती है तो दोनों ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तब यह घटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। इसके बाद है उत्प्रेरक वर्धक। तो अब ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। जैसे अभी आपको शुरुआत में बताया गया था यहाँ पर कि जैसे एक अभिक्रिया है, यानी कि A+B, यहाँ पर दो अभिकारक थे और इससे यहाँ पर आपका उत्पाद बना था C, और इस अभिक्रिया में हम लोगों ने उत्प्रेरक यूज किया था D। तो यहाँ पर जो ये उत्प्रेरक D यूज करते हैं, ये उत्प्रेरक इन दोनों अभिकारकों की सहायता करता है, यानी कि इन दोनों अभिकारकों के वेग में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर ये उत्प्रेरक जो था वो इस अभिकारक की सहायता करता है, लेकिन इसमें कोई एक ऐसा पदार्थ और मिला लिया जाए जो इस उत्प्रेरक की सहायता करे, यानी कि इसकी सक्रियता को बढ़ा दे। तो जो पदार्थ आपने अलग से और मिलाया है जो उत्प्रेरक की सहायता कर रहा है, यानी कि इसके द्वारा उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा रहा है, उससे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है, यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। और यहाँ पर ये आवश्यक नहीं कि जो आपने पदार्थ मिलाया ये इसके वेग को यहाँ पर यानी कि उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा दे। हो सकता है कोई ऐसा पदार्थ हो जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा भी सकता है, तो अगर वो बढ़ा देगा तो उससे बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। लेकिन अगर यही पदार्थ जो है उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर दे यानी कि घटा दे तो इसे हम लोग बोलते हैं फिर उत्प्रेरक विष। याद रखिएगा, जब ये पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है तो इसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। लेकिन अगर यही पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देता है या फिर नष्ट कर देता है तो इसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक विष। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग उदाहरण लेते हैं जल गैस से मिथिल अल्कोहल के निर्माण का।
जल गैस यानी कि लिख सकते हैं आप CO+H2, इससे यहाँ पर बनता है मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर उत्प्रेरक होता है आपका CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग जो पदार्थ अलग से यूज करते हैं यानी कि ZnO+Cr2O3। तो यहाँ पर जो ये पदार्थ यूज हुआ है इससे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक, यानी कि ये उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। और अगर इस समीकरण को हम लोग यहाँ पर संतुलित करें तो यहाँ पर आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब इसमें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर CuO ये उत्प्रेरक था, यहाँ पर जो आपने पदार्थ मिलाया ZnO+Cr2O3, तो ये पदार्थ जो है उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये पदार्थ कहलाता है उत्प्रेरक वर्धक। तो वही बताया गया था इसमें कि वे पदार्थ जो स्वयं जो है यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता यानी कि उसकी सक्रियता को बढ़ा देते हैं, वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, वही यहाँ पे लिखा गया है कि वे पदार्थ जो स्वयं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, यानी कि स्वयं जो है उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, किंतु उनकी उपस्थिति के कारण उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, यानी कि वे खुद जो है उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, किंतु इन पदार्थों की उपस्थिति में जो उत्प्रेरक होता है उसकी सक्रियता बढ़ जाती है, तो वे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। इसके बाद है उत्प्रेरक विष। आपको बताया गया है यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति में जो है उत्प्रेरक की सक्रियता कम हो जाती है, उससे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक विष, या फिर पूरी नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया कि वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को कम अथवा पूर्णतया नष्ट कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। याद रखिएगा कि वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता यानी कि सक्रियता को कम कर देते हैं या पूरा नष्ट यानी कि समाप्त कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इसमें आप उदाहरण के लिए बता सकते हैं, जो आर्सेनिक के यौगिक होते हैं वो प्लेटिनम की उत्प्रेरक क्षमता को नष्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, आर्सेनिक के यौगिक प्लेटिनम की उत्प्रेरक क्षमता को नष्ट कर देते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसमें उदाहरण में बता सकते हैं कि आर्सेनिक के यौगिक प्लेटिनम की उत्प्रेरक क्षमता को नष्ट कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन लिया गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ध्यान दीजिए, पहला दिया गया है हार्डी-सुलजे नियम, दूसरा है स्वर्ण संख्या और तीसरा है विद्युत कण संचलन। तो यहाँ पर ये 3 टॉपिक लिए गए हैं और ये तीनों टॉपिक रिपीटेड हैं, यानी कि ये बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि आगे लिखा है मैंने कि ये किस किस सन में पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन यानी कि ये सभी टॉपिक जो है बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, यानी कि अक्सर आते रहते हैं। तो ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला आपका है हार्डी-सुलजे नियम, दूसरा है स्वर्ण संख्या और तीसरा है विद्युत कण संचलन। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला है हार्डी-सुलजे नियम। तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि स्कंदन क्षमता प्रोपोर्शनल टू आवेशित आयन, यानी कि स्कंदन क्षमता जो है वो आवेशित आयन पर निर्भर करती है, यानी कि आवेश पर निर्भर है स्कंदन क्षमता। तो पहले आप स्कंदन समझ लेने कि स्कंदन क्या होता है। तो स्कंदन के बारे में आप बता सकते हैं कि जब 2 विपरीत आवेशित द्रव विरोधी सालों यानी कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों को परस्पर उचित अनुपात में मिलाने पर दोनों कोलाइडी विलयन जो है वो एक दूसरे को अवक्षेपित कर देते हैं, तो इनका पारस्परिक जो है स्कंदन कहते हैं। तो आपको स्कंदन याद रखना है। फिर से ध्यान दीजिए कि 2 विपरीत आवेशित द्रव विरोधी सालों कहते हैं, या फिर इसे आप बोल सकते हैं कोलाइडी विलयन। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों को परस्पर उचित अनुपात में मिलाने पर दोनों कोलाइडी विलयन जो है वो एक दूसरे को अवक्षेपित कर देते हैं, तो इनका पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन आप समझ गए। तो यहाँ पर दिया गया है कि स्कंदन क्षमता जो है वो आवेश पर निर्भर है, यानी कि अगर आप आवेश बढ़ाएंगे तो स्कंदन क्षमता जो है बढ़ेगी। तो ये नियम इसी पर आधारित है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है इस नियमानुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, इसमें लिखा गया है विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जो है वो जितनी अधिक होती है कोलाइडी विलयन के लिए
इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। तो अभी बताया गया स्कंदन क्षमता जो है वो आवेश पर निर्भर है। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि विपरीत आवेशित आयन की जो संयोजकता है वो जितनी अधिक होती है, आवेशित आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी, कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी जो है उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें यही बताया गया था कि विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जो है जितनी अधिक होगी, कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी जो है उतनी ही अधिक होती है। तो इसमें उदाहरण ध्यान दीजिए। पहले हम लोग धनावेशित साल के लिए लिखेंगे। तो धनावेशित साल के लिए इसका जो क्रम होता है, अब वो ध्यान दीजिए आप, PO4 की पावर 3 माइनस, इसके अलावा अगला SO4 की पावर 2 माइनस, फिर अगला है Cl की पावर माइनस। तो अब ध्यान दीजिए इसमें आवेश यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 माइनस और यहाँ पर 3 माइनस। तो आवेश की मात्रा आपकी इस तरह बढ़ रही है, यानी कि इसका क्रम जो होगा वो ऐसा होगा। अभी आपको बताया गया है पर स्कंदन क्षमता जो है वो आवेश पर निर्भर है। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको ये क्रम उसी अनुपात में लेना है। यहाँ पर तो PO4 3 माइनस, फिर SO4 2 माइनस और फिर Cl माइनस। तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 माइनस 2 माइनस और फिर यहाँ पर माइनस। तो जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी ये क्रम उसी और आपको लेना है। तो ये क्रम जो होगा वो धनावेशित चाल के लिए हो जाएगा। इसके बाद ऋणावेशित चाल के लिए ध्यान दीजिए, और यहाँ पर ध्यान रखना धनावेशित चाल में यहाँ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो माइनस होती है, और ऋणावेशित चाल में ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा है Al3+, इसके अलावा होता है Ba2+ और फिर होता है Na+। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए आवेश जो है वो 3+, 2+ फिर प्लस। तो यहाँ पर आवेश बढ़ रहा है इस प्रकार, पहले ज़्यादा, तो इसका क्रम भी जो होगा वो इस प्रकार से लिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया गया स्कंदन क्षमता जो है वो आवेश पर निर्भर है। यानी कि अगर आवेश जो होगा, आवेशित आयन की संयोजकता जो अधिक होगी तो कोलाइडी विलयन के लिए स्कंदन क्षमता भी अधिक हो जाएगी। इसलिए इसका क्रम जो होगा वो इस प्रकार से होगा। आपको यहाँ पर आवेश की मात्रा याद रखना है, प्लस फिर 2+ और 3+, इसलिए ये इसका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये हार्डी-सुलजे का नियम जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद है स्वर्ण संख्या। तो अब ध्यान दीजिए इसका एक सूत्र लिखा गया है यहाँ पर, रक्षण क्षमता प्रोपोर्शनल टू 1/स्वर्ण संख्या, यानी कि रक्षण क्षमता जो है वो स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती दी गई है। तो आप बता सकते हैं कि स्वर्ण संख्या जो है वो रक्षण क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप इससे भी परिभाषा लिख सकते हैं सूत्र का प्रयोग करके कि स्वर्ण संख्या रक्षण क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि ध्यान दीजिए जब आप स्वर्ण संख्या का मान बढ़ाएंगे, जब स्वर्ण संख्या बढ़ेगी तो रक्षण क्षमता जो है वो घट जाएगी, और जब आप स्वर्ण संख्या घटाएंगे तो उस समय रक्षण क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसलिए आप इससे परिभाषा बना सकते हैं कि स्वर्ण संख्या जो है वो रक्षण क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि स्वर्ण संख्या जो है वो जितना अधिक होगी रक्षण क्षमता जो है उतनी ही कम हो जाएगी। इसके अलावा स्वर्ण संख्या जितना कम होगी रक्षण क्षमता जो है उतनी ही अधिक हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी परिभाषा दी गई है आपको ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण के कोलाइडी विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, आप इसे 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिर से ध्यान दीजिए एक बार, इसमें लिखा गया है कि द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम, तो जो द्रव स्नेही कोलाइड लिया गया है उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा आपको लेनी है जो दिए हुए स्वर्ण के कोलाइडी विलयन के 10 ml में उपस्थित होने पर उसका 1 ml जो है वो 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करती है, तो स्वर्ण संख्या कहलाती है। और इसमें दिया गया है कि अतः द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड जो है कहते हैं। जो द्रव स्नेही कोलाइड है इसे आप रक्षी कोलाइड भी कह सकते हैं, यानी कि रक्षी कोलाइड भी कहते हैं। तो आप यहाँ भी बता सकते हैं कि रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण के कोलाइड विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर उसका 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है।
और इसमें दिया गया है कि किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है, वो आपको इसी सूत्र के अनुसार बताया जा रहा है जो अभी आपको बताया गया था। तो वही इसमें बताया गया है कि किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जो है जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति ही उतनी ही कम होगी, यानी कि रक्षण क्षमता, यानी कि उसकी स्कंदन शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। जब रक्षण क्षमता जो है कम होगी तो उसकी स्कंदन शक्ति जो है उतनी ही कम हो जाएगी। अतः रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या बढ़ने पर उसकी रक्षण क्षमता जो है वो घट जाती है। जैसे जैसे स्वर्ण संख्या बढ़ेगी रक्षण क्षमता घट जाएगी, क्योंकि आपको बताया गया स्वर्ण संख्या जो है वो रक्षण क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए इसमें बताया गया कि किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन शक्ति जो है उतनी ही कम होती है। अतः रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या बढ़ने पर उसकी रक्षण क्षमता जो है वो घट जाती है। इसके बाद अगला है विद्युत कण संचलन, यानी कि विद्युत कण संचलन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कोलाइड कण हैं वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, यानी कि विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों का इस प्रकार जो है इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना है आपको, इसमें ये बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो है कोलाइड कण जो है वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, यानी कि विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो है कोलाइड कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर जो अभिगमन होता है यानी कि गति करते हैं उसे ही विद्युत कण संचलन कहते हैं। तो इसमें उदाहरण लिया गया है कि FeOH का होल थ्राइस सॉल यानी कि कोलाइडी विलेन के कोलाइडी विलेन में, तो इसमें वही लिखा गया है कि FeOH का होल थ्राइस सॉल के कोलाइडी विलेन में उपस्थित FeOH होल थ्राइस के कोलाइडी कण धनावेशित होते हैं। तो इसमें यह बताया गया है FeOH होल थ्राइस के सॉल में जो कोलाइडी कण होते हैं वो धनावेशित होते हैं, और जब इस विलेन को U आकार की नली में भरकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब इसके विलेन को जो है U आकार की नली में भरकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो FeOH के होल थ्राइस के धनावेशित कोलाइडी कण स्वतः ही इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इसे ही विद्युत कण संचलन कहते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि FeOH का होल थ्राइस इसे बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो FeOH का होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो आप बता सकते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलेन में उपस्थित जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण होते हैं वो धनावेशित होते हैं, और जब इन कणों को U आकार की नली में भरकर, यानी कि जब इसके विलेन को यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के विलेन को जब U आकार की नली में भरकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के धनावेशित कोलाइडी कण जो है वो स्वतः ही इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इसे ही जो है विद्युत कण संचलन कहते हैं। क्वेश्चन लिया गया है कोलाइडी विलेन की परिभाषा दीजिए तथा कोलाइडों के मुख्य गुण भी लिखिए। तो अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकता है पेपर में और इसके कितने भाग हो सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जिसे यहाँ पर दिया गया था कोलाइडी विलेन की परिभाषा दीजिए तथा कोलाइडों के मुख्य गुण भी लिखिए। तो इसमें भी दो क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि इसमें आपसे या तो कोलाइडी विलेन की परिभाषा पूछी जा सकती है केवल, या फिर कोलाइडों के मुख्य गुण पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलाइडी विलेन की परिभाषा दीजिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोलाइडों के मुख्य गुण बताइए या उनकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी दो क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन आया है कोलाइडी विलेन के प्रकाशीय गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी इसी से संबंधित है कि कोलाइडी विलेन के प्रकाशीय गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी आ सकता है। इसके अलावा इसमें पूछा जा सकता है कि ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया ब्राउनी गति, तो ये भी इसी से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर दिया गया था कोलाइडों के मुख्य गुण भी लिखिए। तो ये कोलाइडी विलेन का एक गुण है, यानी कि ब्राउनी गति, या फिर इसे बोलते हैं गतिज गुण। तो ये इसी का एक गुण है, इसलिए ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या ब्राउनी गति किसे कहते हैं। इसके अलावा दिया गया है थोड़ा टिंडल प्रभाव को समझाइए। तो टिंडल प्रभाव भी जो है इसी से संबंधित है। इसमें ध्यान दीजिए, दिया गया था कोलाइडी विलेन के प्रकाशीय गुणों की व्याख्या कीजिए। तो टिंडल प्रभाव जो है ये प्रकाशीय गुण होता है कोलाइडी विलेन का। तो अब ध्यान रखिएगा, ब्राउनी गति जो है वो गतिज गुण
और टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाशीय गुण होता है। तो अब ध्यान दीजिए, एक ही क्वेश्चन में आपके करीब 5 क्वेश्चन बन गए हैं। जैसे कि पहला था कोलाइडी विलयन की परिभाषा दीजिए तथा कोलाइडो के मुख्य गुण भी लिखिए। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन। इसके अलावा कोलाइडी विलयन के प्रकाशीय गुणों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और टिंडल प्रभाव को समझाइए। तो यहाँ पर ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कोलाइडी विलयन के मुख्य गुण से संबंधित हैं, यानी कि ये कोलाइडी विलयन के जो है मुख्य गुण होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले दिया गया था कोलाइडी विलयन की परिभाषा दीजिए। तो पहले कोलाइडी विलयन की परिभाषा, तो इसमें दिया गया है वह विलयन जिसकी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें यह बताया गया कि वह विलयन जिसकी अवस्था, यानी कि जो वह विलयन जिसकी अवस्था जो है वो विलयन में उपस्थित कणों तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, वो विलयन जो है कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी परिभाषा। वह विलयन जिसकी अवस्था जो है वो विलयन में उपस्थित कणों और अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, वो कोलाइडी विलयन कहलाता है। यानी कि आपको वो विलयन लेना है जो उसी विलयन में उपस्थित कणों और उसके अणुओं के आकार पर जो है उसकी अवस्था निर्भर करती है, तो वो विलयन जो है कोलाइडी विलयन कहलाता है। और इसमें दिया गया है इस प्रकार के विलयनों में पदार्थ के कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्राम तथा 1000 नैनोमीटर या 100 एंगस्ट्राम के मध्य होता है। तो इसमें आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, इसमें दिया गया है कि इस प्रकार के विलयन यानी कि कोलाइडी विलयन में जो है विलयन में पदार्थ के कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर या फिर 10 एंगस्ट्राम और इसके अलावा 1000 नैनोमीटर या 100 एंगस्ट्राम के मध्य यानी कि इनके बीच होता है। इसके बाद कोलाइडी विलयन के गुण, तो अब ध्यान दीजिए। तो पहला गुण है ब्राउनी गति या गतिज गुण। तो इसे ब्राउनी गति या फिर गतिज गुण भी कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ब्राउनी गति क्या होती है। इसमें दिया गया कोलाइडी कण सदैव तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े गमन करते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि जो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं वे कण जो है वो सदैव तेज गति से जो है टेढ़े मेढ़े गमन करते हुए प्रतीत होते हैं। जब इनका किसी अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण किया जाता है, यानी कि जब इन कणों को किसी अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है तो कोलाइडी कणों का तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े चलना जो है वो ब्राउनी गति कहलाता है। यानी कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो तेज गति से टेढ़े मेढ़े जो चलते हैं उसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है। यहाँ पर गति की दिशा ध्यान दीजिए, पहले ये, फिर इसके बाद इस प्रकार, फिर ये और फिर इस प्रकार बनाया गया है। यानी कि ये गति जो होगी वो ब्राउनी गति होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कोलाइडी कण की स्थिति को टेढ़ा मेढ़ा दिखाया गया है। तो आपको याद रखना है कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो सदैव तेज गति से टेढ़े मेढ़े गमन करते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि गमन करते हुए दिखाई देते हैं। और जब इनका किसी अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कणों का तेज गति से टेढ़े मेढ़े चलना जो है वो ब्राउनी गति कहलाता है। इसके अलावा इसमें दिया गया चूंकि इस गति का निरीक्षण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, यानी कि इस गति का निरीक्षण जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इसे उनके नाम पर ब्राउनी गति कहते हैं। तो याद रखिएगा, ब्राउनी गति यानी कि गतिज गुण को जो है रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर जो है ब्राउनी गति कहा जाता है। तो आपको इसमें मुख्य पॉइंट इतना याद रखना है कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो सदैव टेढ़े मेढ़े तेज गति से जो है गति गमन करते हुए प्रतीत होते हैं। और जब इनको अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है तो कोलाइडी कणों का जो है तेज गति से टेढ़े मेढ़े चलना जो है वही ब्राउनी गति कहलाता है। और इसका निरीक्षण जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इसे जो है उनके नाम पर ही ब्राउनी गति कहते हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोलाइडी विलयन के गतिज गुण की व्याख्या कीजिए। तो अगर गतिज गुण की व्याख्या के लिए आया तो भी आपको इसी को लिखना है यहाँ पर, यानी कि ब्राउनी गति के बारे में बताना है। इसके बाद है टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय गुण। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो इसमें दिया गया है कि अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, यानी कि अगर अंधेरे में कहीं कोलाइडी विलयन रखा गया है और उसमें से जब तेज प्रकाश पुंज जो है वो प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग जो है वो नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। यानी कि इन किरणों का मार्ग जो है वो नीले प्रकाश द्वारा देखा जा सकता है।
तो इसमें ये बताया गया कि अंधेरे में रखे हुए कोलाइडी विलयन में से जब तेज प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग जो है वो नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। और इसमें दिया गया तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये नीले प्रकाश द्वारा जो है दृश्यमान होता है और एक शंकु जैसी आकृति जो है वो प्राप्त होती है। इस प्रभाव को जो है सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसलिए शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टिंडल प्रभाव का फिगर बताया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोलाइडी विलयन है। यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा आपको इसमें देखना है विलयन में। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत लगा है। अभी आपको बताया गया इन किरणों का मार्ग जो है नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत लगाया गया है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कोलाइडी विलयन था, ये सूक्ष्मदर्शी हो गई। यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत हो गया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो प्रकाश था वो जब इस विलयन से होकर गुजरा तो यहाँ पर ये प्रकीर्णित प्रकाश दिखाया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है टिंडल चमकदार शंकु। तो यहाँ पर ये टिंडल चमकदार एक शंकु प्राप्त होता है। तो ये जो है टिंडल प्रभाव का फिगर हो जाएगा। तो इसी से संबंधित यहाँ पर आपको बताया गया। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताया गया कि अंधेरे में रखे हुए कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, यानी कि तेज प्रकाश पुंज जो है वो प्रवाहित करते हैं, तो इन किरणों का मार्ग जो होता है वो नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है तथा एक शंकु जैसी आकृति जो है वो प्राप्त होती है। और इस प्रभाव को जो है सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसलिए शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।